सो वेलकम बैक। आज हम इकोनॉमिक सीरीज़ का लेक्चर 14 डिस्कस करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें जो हम कवर करेंगे, एक तो करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट। उसके बाद हम नेशनल इनकम में जीएनपी और जीएनआई देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम देखेंगे जीडीपी का जो मेज़रमेंट है इंडिया में वो कैसे, इसका एस्टिमेशन कैसे किया जाता है इंडिया में। फिर हम जीडीपी की लिमिटेशंस और इसके अल्टरनेटिव्स देखेंगे कि जीडीपी अगर ना यूज़ करते इसकी जगह कुछ और यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये रहेंगे आज के हमारे टॉपिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं, देखें सेविंग और इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए हमें पता है जैसे हमने नेशनल इनकम निकालना सीखा था इनकम मेथड के थ्रू, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू और प्रोडक्ट मेथड के थ्रू। तो ये 3 मेथड्स थे हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर को इक्वल करें, क्योंकि एक कंट्री की जितनी इनकम है एक्सपेंडिचर भी मान के चलते हैं आइडियल कंडीशन में उतना ही है। तो इस केस में अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दें, इनकम और एक्सपेंडिचर को, तो हमारे पास क्या आएगा, यह आएगा हमारा इनकम। देखो इनकम एक्चुअली यहाँ पे तो हमने लिखा हुआ था कि जैसे हम वेजेस देते हैं, जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसके बाद जो इंटरेस्ट कमाते हैं, ये सारी चीज़ें थी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है, और ये एंटरप्रेन्योरशिप का था, ये हमने देखा था इनकम मेथड में। ऐसे में बोल रहा हूँ कि जो भी इनकम होगी उसको जनरली किया क्या जाता है इनकम के साथ, या तो वो स्पेंड हो जाती है, ठीक है, जिसे हम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, जिसे हम सी से डिनोट करते थे यहाँ पे, ठीक है, ये सी जो है। उसके बाद सेव्ड, या तो उसे हम सेव कर देंगे, या वो इनकम टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाएगी, ठीक है, या तो उस पर टैक्स लगेगा, वो सेव होगी, या स्पेंड। ये 3 काम हो सकते हैं इनकम के साथ। तो हमने मान लिया कि इनकम इज़ द समीशन ऑफ सी प्लस एस प्लस टी, इनकम मेथड के थ्रू भी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सी प्लस एस प्लस टी ये, और एक्सपेंडिचर आ गया सी प्लस जी अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। अब देखें सी और सी कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन के बोथ साइड पे। अब मेरे पास यहाँ पे आ गया एस प्लस टी, और इस साइड पे मेरे पास g प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। अगर मैं अगर मैं ये मान के चलूँ कि जो इकानमी में मान के चल रहा हूँ वो क्लोज्ड इकानमी है, मतलब वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़ीरो है, तो x माइनस एम ज़ीरो हो जाएगा। मान लो वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, तो उस केस में s प्लस टी की वैल्यू क्या आएगी, g प्लस आई के इक्वल, ठीक है। अब देखना मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस जो टैक्स है ना, या फिर ऐसे मान लेते हो ये जो यहाँ पे मैं सेविंग एस को यहीं पे रख रहा हूँ, आई को इधर आ रहा हूँ, सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और उस साइड पे मैं जी माइनस टी कर रहा हूँ। ये आ गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, और ये आ गया हमारा टैक्स। अब देखो जी फॉर क्या था, हाँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स। अब इन दोनों का जो माइनस है वो हकीकत में है क्या है, वो है हमारा बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट किसके बराबर होता है, ठीक है, इसी के बराबर तो होगा कि एक गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है माइनस टोटल टैक्स कलेक्शन कितना है। तो बजट डेफिसिट हमारा ये आ गया। एस माइनस आई क्या चीज़ थी, ये आ गया हमारा सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि बजट डेफिसिट जो है वो सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप के इक्वल है, ठीक है। ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब ऐसी कंडीशन होगी तब, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बजट को भी बैलेंस मान के चलूँ कि मतलब जी माइनस टी जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, जी माइनस टी के वो ज़ीरो है, क्योंकि मैंने इसको बैलेंस माना है। अगर मैं इसको बैलेंस मानूंगा तो इसका मतलब एस माइनस आई इज इक्वल टू जी माइनस आई की जगह मैं ज़ीरो डाल रहा हूँ, तो सेविंग इज इक्वल टू क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली मैं ये सारा कुछ क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का आपस में रिलेशन क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एस इज इक्वल टू आई आ गया, इसका मतलब ये क्या हुआ कि जैसे जैसे सेविंग्स बढ़ेंगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, मतलब सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सेविंग जो है वो तो लीकेजेस में आता है, कि जैसे जैसे सेविंग्स बढ़ते हैं उसकी वजह से इकानमी पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो वो अपनी जगह पे सही था, ये मैं आपको समझाने के लिए कि एस इज इक्वल टू आई का क्या मतलब है। अब यहाँ पे देखें मैं क्या बोला हूँ कि एस इज इक्वल टू आई था ना, एस इज इक्वल टू आई का मतलब देखो ये जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है ये क्या डिपिक्ट कर रही है कि जो सेविंग की इंपॉर्टेंस है ना इकॉनमी में वो बहुत ज़्यादा है। क्यों, देखना, सेविंग आर ड्राइविंग फोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट तभी होगी जब किसी के पास सेविंग्स होंगी, ठीक है। इवन दो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इंडिपेंडेंट डिसीजंस ऑफ द हाउस होल्ड। अब देखो हाउस होल्ड के बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिसीजंस हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, एंड फर्म्स रिस्पेक्टिवली। स्टिल इट कैन बी सीन दैट द सेविंग आर नेसेसरी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से पता चला कि सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आप इन्वेस्ट क्या करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो ये 2 इंपॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट है,
मतलब ये 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाई अमाउंट ऑफ सेविंग्स आर को रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट एज दे आर कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टमेंट टू अकर। ये तो समझ आ गया आपको। उसके बाद देखो एट द सेम टाइम हाई सेविंग रेट यहाँ पे क्या मतलब है, परसेंटेज ऑफ द नेशनल इनकम सेव्ड। नेशनल इनकम जितनी ज़्यादा हम सेव करेंगे, ठीक है, अनेबल्स द गवर्नमेंट टू स्पेंड मोर देन व्हाट इट अर्न्स फ्रॉम द टैक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो ना, इसका अगर मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा सेव कर रही है, टैक्स में से जितना ज़्यादा सेव हो सकता है कर रही है, तो इसका मतलब वो उतनी ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकेगी गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि ये G-T मैंने =0 क्यों माना, तो मतलब ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था और ये टैक्स कलेक्शन थी हमारी इनका ही, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही था बजट डेफिसिट। अगर नहीं समझ आएगा बता देना, मैं इसको और अच्छे से एलेबोरेट कर दूँगा क्या मतलब है इसका। अब देखें, ये था, इसके बाद ये समझ आ गया होगा आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट का आपस में क्या रिलेशन है। अब बात करते हैं इसके बाद टॉपिक है ICOR। ICOR क्या चीज़ है? इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशो। देखो इस ICOR का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। जैसे मान लो पहले से आप कुछ आउटपुट्स निकाल रहे थे और आपके पास ये मशीनरी थी मान लें, ठीक है, और आप यहाँ पे कुछ इनपुट दे रहे थे, आपको ये आउटपुट मिल रहा था। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे रॉ मटेरियल दे रहे हो प्लास्टिक की फॉर्म में, यहाँ पे बकेट्स मिल रही हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ। अब ये बोल रहा है कि हमें कितना अमाउंट एक्स्ट्रा कैपिटल पे रिक्वायर होगा हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। मान लो मुझे एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करनी, तो क्या कैपिटल में मुझे कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, कितना अमाउंट मुझे कैपिटल रिक्वायर है। ठीक है, मुझे एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, इसे बोलते हैं ICOR। ठीक है, यहाँ से अगर एग्जांपल के थ्रू देखें तो मतलब यहाँ पे मुझे कैपिटल में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसे मान लो ये मशीन है, ठीक है, तो मशीन में एक एक्स्ट्रा, जैसे मान लो पहले मेरे पास जितना रॉ मटेरियल था मैंने उससे सारी बकेट्स बना ली हैं, अब मुझे एक एक्स्ट्रा बकेट बनानी है। ठीक है, तो उस एक्स्ट्रा बकेट के लिए मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज मुझे चाहिए, और ताकि जो मेरा कैपिटल है ना, मेन यहाँ पे कैपिटल की बात हो रही है, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर टू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो मुझे कितना कैपिटल चाहिए ताकि मैं एक और आउटपुट बना सकूँ, सिर्फ लास्ट का एक यूनिट, उसे हम बोलते हैं ICOR। ठीक है, इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशो। ठीक है, अब देखें इसके बाद कंसेप्ट आता है GNP का, GNP और GDP। देखो GNP हमने देखा भी था, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री। अब नेशनल ऑफ ए कंट्री कहीं भी रह रहे हैं तो वो हमारी GNP बना रहे हैं। ठीक है, अब एक होता है GDP, जो एक कंट्री के एक जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर ही होता है। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर की बात करें अगर, तो वो आ जाएगा GDP। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि नेशनल किसी कंट्री के नेशनल कहीं पे भी रह रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो वर्ल्ड में कहीं पे भी रह रहे हैं, इंडिया के बिना कहीं पे भी रह रहे हैं, तो उनका जो आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसकी जो वैल्यू है उसे हम GNP कहेंगे। और GDP आ गया कि कंट्री के अंदर, चाहे वो फॉरेनर्स भी आगे रह रहे हैं, ठीक है, फॉरेनर्स और हमारे अपनी कंट्री के लोग, जितना भी GDP समझ गए ना, ये तो आपको पता होगा, GDP GNP हमने पढ़ा अच्छे से। अब इसके बाद बात करते हैं GDP और GNP में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू मान लो मेरे पास 100 आ रही है। ठीक है, और इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो कैपिटल गुड्स की होती है, तो मान लो मैं डेप्रिसिएशन मेरी हो रही थी इसमें 10 रुपये की, मतलब 10 रुपये मुझे एक्स्ट्रा कैपिटल में मैं खर्च कर रहा था इस इकानमी में, बाकी 90 मेरे पहले से आ रहे थे। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आपको पता होगा। अब GNP, जितना मेरा GNP है, GNP मैंने अभी बताया क्या है, जितने भी नेशनल्स कंट्री के कहीं पे भी रह रहे हैं, वो जो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, GNP। वो मान लो 100 थी और डेप्रिसिएशन आ गई 10, तो 100 - 10 जो है ये कितना आया मेरा 90। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं NNP। क्या बोलते हैं, NNP, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, शाबाश, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये कुछ नहीं है, NNP और GNP सेम ही है, बस NNP तब आता है जब हम डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो GNP माइनस डेप्रिसिएशन, जितनी डेप्रिसिएशन हो रही है उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये था GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो NNP क्लियर हो गया। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट, इनका क्या कंसेप्ट होता है। जैसे मैंने बताया था कि मार्केट प्राइस जो जनरली हमें मार्केट में मिलता है वो किसके इक्वल होता है, एक तो फैक्टर कास्ट जो जिसके ऊपर जो मतलब उसे बनाने में लगी है, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगे हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और माइनस सब्सिडीज़ करके। ठीक है, ये होता है मार्केट प्राइस, ऐसे निकालते हैं मार्केट प्राइस। अब
मार्केट प्राइस मतलब लास्ट में ऐसे पहुंचता है जब हमारे पास उसमें फैक्टर कास्ट भी इंक्लूड होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं और सब्सिडीज़ भी। अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एनएनपी निकाल लिया है, एनएनपी क्या था, जीएनपी माइनस डी। ऐसे मान लो जीएनपी की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को मैं मार्केट प्राइस या फैक्टर प्राइस पे देखूँ तो वो कैसे देखते हैं, ठीक है। देखो पहले मैं ये बता देता हूँ फिर उस पे आता हूँ। देखो जीडीपी मैंने क्या बताया यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ फूड प्रोड्यूस इन अ कंट्री बाय द नेशनल्स इन दैट कंट्री। जीडीपी यही होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो नेशनल, ठीक है। और उसके बाद इसी में और क्या ऐड करते हैं हम, ए के बीच में वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन अ कंट्री बाय फॉरनर्स इन दैट कंट्री। तो फॉरनर्स भी हो गए, नेशनल भी हो गए, लेकिन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। अपनी कंट्री के अंदर ही नेशनल्स भी और फॉरनर्स भी, इन दोनों के एडिशन को हम क्या बोलेंगे, जीडीपी। मतलब जीडीपी किसके इक्वल है, ए प्लस बी के। मैंने इसको ए माना है, इसको बी माना है। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे जीएनपी, ये क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री रिजाइडिंग इन द कंट्री। एक तो इन द कंट्री आ गया, एक आउटसाइड द कंट्री, वो वाले नेशनल्स जो आउटसाइड द कंट्री रह रहे हैं। इसे मैंने सी से माना है और इसे डी से, तो जीएनपी में मान रहा हूँ सी प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे, वो है ये देखें, ए कहाँ पे है, ए आ गया हमारा ये, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन अ कंट्री बाय द नेशनल्स इन दैट कंट्री। और सी को देखो वो भी यही है, बाय द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री रिजाइडिंग इन द कंट्री, ठीक है। तो ये ए और सी इसमें क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, याद रखना बस। अब देखो यहाँ पे मैंने जीडीपी का क्या लिखा, ए प्लस बी, जीएनपी का सी प्लस डी। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। अब देखो जीडीपी मेरा ए प्लस बी है और जीएनपी सी प्लस डी है। यहाँ से मैं जीएनपी को सी की जगह मैंने ए से रिप्लेस किया है, क्योंकि ए किसके इक्वल है, सी के। तो मैंने सी की जगह ए डाल दिया, तो ए प्लस डी आ गया मेरा जीएनपी। यहाँ से अगर मैं ए निकालूँ तो ए कितना आ जाएगा, जीएनपी माइनस डी। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ए की वैल्यू ये आ गई मेरी। अब देखो मैंने यहाँ से ये जो इक्वेशन थी ना सेकंड, ए इज इक्वल टू जी एन पी माइनस डी, इसको उठा के यहाँ पे डाला है फर्स्ट में। तो जब मैं सेकंड को फर्स्ट में डालूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यह आ जाएगा जी डी पी इज इक्वल टू ए की जगह क्या आएगा, जी एन पी माइनस डी और प्लस बी उस इक्वेशन का अपना, ठीक है। तो जी डी पी की इक्वेशन बन गई मेरे पास, जी डी पी इज इक्वल टू जी एन पी माइनस डी प्लस बी, ठीक है। अब देखो इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, जी डी पी इज इक्वल टू जी एन पी को, एक आपने ये याद रखनी है, आ गई हमारी फोर्थ। अब मैं बात कर रहा हूँ जो मैं ऊपर आपसे बात कर रहा था ना यहाँ पे, कि मार्केट प्राइस, फैक्टर कास्ट, ये कैसे होता है, ठीक है। मतलब ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब एनएनपी भी मैंने बता दिया, एनएनपी का क्या होता है ये आपको याद रखना है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। एनएनपी क्या है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। एनएनपी क्या है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे देखें आप, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि जो जीएनपी है, जो जीएनपी है, देखें कहाँ है जीएनपी हमारा, ये है जीएनपी, ठीक है। अगर मैं जीएनपी निकालना चाहता हूँ तो वो किसके इक्वल होगा, जीडीपी प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय द इंडियंस अब्रॉड माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय द फॉरेनर्स इन इंडिया। ये मैंने कहाँ से निकाला है, ये मैंने यहाँ से निकाला है इस इक्वेशन से। देखो यहाँ से मैं जीएनपी निकाल रहा हूँ, जीएनपी किसके इक्वल होगा, जीडीपी प्लस डी माइनस बी। इसी इक्वेशन से निकाल रहा हूँ, इस इक्वेशन से मैंने ये इक्वेशन निकाली है जीएनपी करके, ठीक है। और ये इक्वेशन मैंने कहाँ से निकाली, यहाँ से दिखा के, ठीक है, इन दो चीज़ों से, जीडीपी और जीएनपी। यहाँ पे मैंने ए प्लस बी माना और यहाँ पे सी प्लस डी माना है। हमें तो पता है ना जीडीपी के किस चीज़ को कंस्टिट्यूट करके बनती है, ए प्लस बी को, और जीएनपी बनता है सी प्लस डी को। यहीं से मैंने निकाल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। जीएनपी किसके इक्वल आया, जीडीपी प्लस डी माइनस बी। अब देखो डी क्या चीज़ है, डी हमारा क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री रिजाइडिंग आउटसाइड द कंट्री। उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये आ गया मेरा जीएनपी, जीएनपी किसके बराबर आ गया, जीडीपी प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय द इंडियन अब्रॉड, ये जो अभी मैंने बोला डी माइनस बी। देखो बी कहाँ पे है, बी आ गया मेरा ये वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन अ कंट्री बाय द फॉरनर्स इन दैट कंट्री, ठीक है। ये आ गया मेरा बी। इसका मतलब जीएनपी जो है ना वो कैसे निकलता है, जीडीपी प्लस डी माइनस बी। मतलब जब भी हमें जीएनपी निकालना होगा तो जीडीपी में से हम क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ऐड कर लेंगे। मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय द इंडियंस अब्रॉड, कि हिंदुस्तानी बाहर जो रह रहे हैं वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फॉरनर्स इंडिया में कितने रह रहे हैं वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। और ये वैल्यू हमेशा मतलब पहले रखनी है, इसमें से ये माइनस करना है कि इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं उसमें से हमने देखना है कि फॉरनर्स जो इंडिया में रह रहे हैं, इन दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन करना है, उसे जीडीपी में इंक्लूड करेंगे तो बनेगा जीएनपी। ये कहाँ से निकाला, मैं अपने से कहीं से नहीं लाया हूँ, ये मैंने इसी इक्वेशन से निकाला है, इन इक्वेशन से। ये जीडीपी और जीएनपी की जो इक्वेशंस बनाई थी यहाँ से मैंने ये बनाया। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। तो जीएनपी किसके इक्वल है, जीडीपी प्लस ये। अब ये जो जीडीपी प्लस ये है ना, इसको हम ये को क्या बोलते हैं, देखना ये आ गया जीडीपी प्लस ये,
इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं NFIA। NFIA क्या चीज़ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हम नेट कितना ला रहे हैं बाहर से, क्योंकि यहाँ पे हमारे अपने बंदे बाहर हैं और यहाँ पे बाहर वाले बंदे यहाँ काम कर रहे हैं, तो दोनों के सब्ट्रैक्शन हमें नेट ही देगा ना, नेट, शाबाश, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आ गया NFIA, ठीक है। तो इसका मतलब अगर GNP निकालना होगा हम क्या करेंगे, GDP प्लस NFIA। यहाँ तक क्लियर है। और एक इक्वेशन हमने शुरू में पढ़ी थी जो आपको याद रखनी है, वो क्या थी, NNP इज इक्वल टू GNP माइनस D, ठीक है। ये तो आपको अगर याद है तो आपको आगे कुछ मुश्किल नहीं होगा समझने में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इसी GNP, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, ये वाली, इस इक्वेशन को मैंने GNP के साथ फैक्टर कास्ट लगा दिया यहाँ पे। जब मैंने यहाँ पे फैक्टर कास्ट लगाया GNP, तो मैंने अभी देखा था कि फैक्टर कास्ट जब भी हम निकालते हैं वो किसके इक्वल होता है, यहाँ समझाया मैंने, अभी किधर गया यार, फैक्टर कास्ट देखें, ये है ना फैक्टर कास्ट। अगर मैं फैक्टर कास्ट निकालूंगा वो किसके इक्वल होगी, यहाँ पे FC निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, वो हो जाएगी MP। ये जब इनडायरेक्ट टैक्सेस पार जाएंगे तो ये माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा प्लस सब्सिडीज़, ये आ गई मेरी फैक्टर कास्ट। जब भी किसी चीज़ की फैक्टर कास्ट निकालूंगा तो मैं हर चीज़, उसकी हर चीज़ के साथ ये लगा दूंगा आगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो GNP था ना, मैं इसकी फैक्टर कास्ट निकाल रहा हूँ, मतलब GNP एट फैक्टर कास्ट की वैल्यू क्या होगी। तो इस इक्वेशन को फिलहाल छोड़ो, इस पूरी इक्वेशन को फिलहाल आप छोड़ो। यहाँ पे देखो ऑनली GNP एट फैक्टर कास्ट किसके इक्वल होगा, GNP एट मार्केट प्राइस, क्योंकि FC किसके इक्वल होता है, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो मैंने वही लिखा है कि मतलब GNP की वैल्यू फैक्टर कास्ट पे निकालनी है, तो मार्केट प्राइस पे देखो, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो और सब्सिडी ऐड कर दो। तो ये आ गई मेरी, इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, कुछ इन दोनों में चेंजेस नहीं है। यहाँ तक अगर क्लियर है आपको। उससे पहले मैंने ये बताया था NNP का क्या होता है, GNP माइनस D, मतलब जब नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अब अगर मैं NNP एट फैक्टर कास्ट निकालूंगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा, NNP GNP को क्या कर दूंगा, इसके साथ फैक्टर कास्ट लिख दूंगा, क्योंकि मैं इसको फैक्टर कास्ट मान रहा हूँ। तो NNP एट फैक्टर कास्ट किसके इक्वल होगा, NNP एट फैक्टर कास्ट किसके इक्वल होगा, GNP एट फैक्टर कास्ट माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब इसी इक्वेशन को मैंने दोनों साइड फैक्टर कास्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फैक्टर कास्ट, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अब देखें मेरे पास GNP एट फैक्टर कास्ट की वैल्यू ये है, इस इक्वेशन में GNP एट फैक्टर कास्ट की वैल्यू ये आपके सामने है, ठीक है। इस इक्वेशन को उठा के मैं डालूंगा यहाँ पे। अब ये सारा कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। अब देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट वो किसके इक्वल आ जाएगा, मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट किसके इक्वल आएगा, GNP एट फैक्टर कास्ट वो कितनी थी, GNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़, ठीक है। अब देखो जो नेशनल इनकम होती है ना जनरली, वो होती क्या है, वो होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। इंडिया में हम इसी को नेशनल इनकम मान के चलते हैं। हमने मेथड्स तो पढ़े हैं ऊपर बहुत सारे कि ये मेथड वो मेथड वो मेथड। ओवरऑल जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम निकालते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। वही निकलवा रहा था मैं आपसे ऊपर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट इज इक्वल टू क्या आ गया, GNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। अगर मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख देता तो आपको खाक समझ आ रहा था कि क्या बोल रहा है ये, मार्केट प्राइस GNP कहाँ से इसमें इंक्लूड होगा, ऊपर फैक्टर कास्ट की बात कर रहे हैं। तो अब अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से ऊपर जाके इसे समझ लें, मतलब पीछे करके समझ लें, आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा था ये। तो हमने निकाला क्या है कि नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट कैसे निकालते हैं, GNP एट मार्केट प्राइस क्या होता है। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, एक दो बार अगर आप देखेंगे मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। इसमें कुछ बड़ा मैंने नहीं खिलाया कुछ भी, आप एक बार दोबारा से देखें आपको अच्छे से समझ आएगा, अगर ना आया हो तो, ठीक है। अब देखें इसके बाद और क्या बचा हमारे पास, एक हम देखते हैं पर्सनल इनकम क्या चीज़ होती है। इससे पहले मतलब पर्सनल इनकम से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वाली इक्वेशन याद रखो कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट और फैक्टर कास्ट। आपको कुछ और याद है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, आपको ये इक्वेशन हमेशा याद रहनी चाहिए। ये होती है GNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़ माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। NNP एट फैक्टर कास्ट, ये देखो प्लस सब्सिडीज़ किधर गया, NNP एट फैक्टर कास्ट ये है ना, इसमें प्लस सब्सिडी प्लस क्या है, माइनस क्या है डेप्रिसिएशन, ठीक है शाबाश। माइनस किस में क्या है, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि ये था ना GNP तो हमने लिखा यहाँ से उठा के, माइनस डेप्रिसिएशन भी तो था इसमें, ये देखो माइनस डेप्रिसिएशन भी था, तो वही माइनस डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है।
ये वाला माइनस डी भूल गए थे ना, यहाँ पे लिखना है ये माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेशनल इनकम आपको ये फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं पर्सनल इनकम की। तो पर्सनल इनकम का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक हाउस होल्ड की इनकम कितनी है, ठीक है। अब इसी में कंसेप्ट आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो मान लो इनकम किसी की है 50,000, लेकिन डिस्पोजेबल का मतलब क्या है कि जितनी उसकी पर्सनल इनकम है उसमें से टैक्सेस को माइनस कर दो, बाकी जो वो खर्च के काबिल है, जिसे वो यूज़ कर सकता है, उसे हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अब देखो ऐसी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, जैसे पर्सनल की है ऐसे नेशन की भी होगी। तो नेशन की अगर डिस्पोजेबल इनकम निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं, हम एनएनपी निकालते हैं पहले, जैसे हमने ऊपर सीखा नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, ठीक है। तो एनएनपी निकालेंगे पहले एट मार्केट प्राइस, ठीक है। उसमें हम बाकी जितने भी करंट ट्रांसफर्स होंगे उनको ऐड करेंगे तो ये नेट ये निकलती है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब एक नेशन अपनी कौन सी इनकम यूज़ कर सकता है वो होती है उसकी एनएनपी एट मार्केट प्राइस, और उसमें ऐड क्या होता है ये करंट ट्रांसफर्स। अब देखते हैं ये करंट ट्रांसफर्स क्या हैं, ये आपको समझ आया। यहाँ पे हमने फैक्टर कास्ट क्यों नहीं किया, ऊपर हमने फैक्टर कास्ट क्योंकि हम नेशनल इनकम निकाल रहे थे वहाँ पे। यहाँ पे हम नेशनल इनकम नहीं निकाल रहे हैं, मैंने क्या बोला, हम यहाँ पे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकाल रहे हैं। तो वो एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस अदर करंट ट्रांसफर्स होंगे। ये जो करंट ट्रांसफर्स हैं इसका क्या मतलब है, देखो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती क्या है जनरली, ये मतलब आप समझ सकते हो कि ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स हैं। जैसे मान लो कोई सऊदी अरबिया में काम कर रहा है और उसी का एक भाई इंडिया में रह रहा है, इंडिया से वो भाई सऊदी अरब गया था, ठीक है। अब यहाँ से इसने मान लो 50,000 भेजा है, तो इसके पास 50,000 पहुँच गया। तो क्या कोई उठा के लाया था यहाँ तक, नहीं। उसने क्या किया, सिंपल वो उसका जो राइट था ना उसे ट्रांसफ़र कर दिया कि मेरा 50,000 अब मेरे भाई का है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स टू द सेंड मनी, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इनकम्स, ये इनकम नहीं होती, इसे हम इनकम की तरह काउंट नहीं करते हैं। इनकम्स आर डिफाइंड एज द पेमेंट मेड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक्चुअली हम इनकम जो इकानमी में इनकम का वर्ड यूज़ करते हैं वो जनरली तब यूज़ करते हैं जब हम उससे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं तो उसे हम इनकम बोलेंगे, ठीक है। एफओपी हमने देखे थे 4, ठीक है। उन पे अगर हम लगा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम। अब जो मनी ट्रांसफ़र होता है ना विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसे जनरली क्या बोला जाता है, ऐसे ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है। ये जो करंट ट्रांसफ़र की बात कर रहा था ना मैं, ये जो बाकी वाली ट्रांसफ़र पेमेंट्स तो ये इसमें आ जाती हैं। उसे हम अगर ऐड करेंगे एनएनपी एट मार्केट प्राइस में, वो आ जाता है हमारा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आएगा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या, ये इसका कंसेप्ट क्या था। अब देखो इंडिया में इसका मतलब मेजरमेंट कैसे करते हैं हम जीडीपी का, या इसका एस्टिमेशन कैसे करते हैं, तो इसके 5 स्टेप्स हैं। मान लो इंडिया की जीडीपी हमें कैलकुलेट करनी है 2023 की, तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे खुद को मान के चलो, ठीक है। अब देखो जीडीपी होती क्या हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बहुत सारी अजम्पशंस लेके चलते हैं, मतलब जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो बहुत सारी अजम्पशन से भरा होगा, ठीक है। रीज़न क्या होगा, जैसे मान लो अब ऐसा तो नहीं है कि हर बंदे के पास जाके पूछा जाता है, तो इसमें जनरली होता क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं पहले हम, मान लो एक सैंपल का मतलब यहाँ पे है कि एक विलेज के ऊपर स्टडी की, वहाँ का हमने डाटा लिया, ठीक है। उस डाटा को कंबाइन किया, फिर उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं हम, और उससे एस्टिमेट करते हैं पूरी इंटायर इकॉनमी को। अभी मैं स्टेप समझाता हूँ, आपको सही समझ आएगा कि क्या मतलब है मेरे कहने का। अब देखो पहले जब जनरली मतलब जो आउटपुट हम कलेक्ट करते थे, जो प्राइमरी सोर्स हमारा होता भी था, तो एएसआई कैलकुलेट करती थी। ए मतलब एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता था एएसआई, वो उसमें क्या होता है कि 20,000 इंडस्ट्रीज़, 20,000 कितनी 20,000 जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते थे, ठीक है, होते हैं। मान लो 20,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मान लो उनमें से हमने क्या किया, एक सैंपल कलेक्ट करते हैं। ये फर्म्स है ना हमारी सारी की सारी, 20,000 फर्म्स से हमने सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है। और उसका जो डाटा है उसे हमें कलेक्ट किया। ये समझ आ गया फर्स्ट स्टेप में हमें क्या क्या कर रहे हैं। जैसे मान लो 20,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जा रहे हैं, ठीक है। और जनरली ये 20,000 पे ही होता था, कब तक, 2015 तक हम 20,000 हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, उनके ऊपर हम जाके मतलब उनका डाटा इकट्ठा करते थे, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप होता था, वहाँ से हम सैंपल लेते थे। तो हमारा सैंपल साइज़ देख रहे हो आप, 20,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सैंपल साइज़ है। लेकिन 2015 के बाद से हमने ऐसा नहीं किया कि हमने हमारा सैंपल साइज़ जो था ना वो चेंज किया हमने। 20,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अब नहीं जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमने स्विच किया है MCA21 डाटाबेस पे। ये MCA21 डाटाबेस क्या है, डाटाबेस, ठीक है। ये एक मतलब आप ऐसा समझ लो कि ये रजिस्ट्री है सारी फर्म्स की, जितनी भी फर्म्स इंडिया में है ना, सब खुद को रजिस्टर करते हैं। तो हर एक मतलब फर्म के लिए कंपलसरी होता है कि उसे रजिस्टर करना है, ठीक है। अब वो जैसे रजिस्टर करेगी तो वो
कहाँ पे जाएगी, MCA21 की लिस्ट में चली जाएगी डाटाबेस में। उस डाटाबेस में उसका पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो मतलब वो रजिस्टर्ड होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के साथ। अब ये जो जितनी भी फर्म्स हैं ना, उन्हें मतलब जो उनकी रेगुलर इन्फॉर्मेशन है, जैसे उनका रेवेन्यू कितना है, उसका उनका एक्सपेंस कितना है, ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल्स इन्हें टाइम के साथ देनी होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई फर्म ऐसी है जो मतलब रिपोर्ट नहीं दे रही है, ठीक है, या फिर कुछ फर्म्स सिर्फ इसीलिए मतलब उन्होंने रजिस्टर इसीलिए किया हुआ है ताकि अपनी वो टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकें, ठीक है। तो उन फर्म्स को हम शेल कंपनीज़ बोलते हैं। मतलब वो वाली कंपनीज़ जो हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सिर्फ कागज़ों में ही एग्जिस्ट करती हैं, वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उनका डाटा पे आपको MCA21 डाटाबेस में मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका कि हमें वहाँ पे, इसी को हमने नाम दे रखा है शेल कंपनीज़ का। शेल कंपनीज़ वो वाली कंपनीज़ होती हैं जो मतलब रजिस्टर तो होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में अगर मतलब उनका एग्जिस्टेंस कोई नहीं होता है। वो जनरली क्या होता है कि बहुत जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं ना, वो खुद को 10-12 में तोड़ लेती हैं ताकि टैक्स लायबिलिटी से बचा जाए। वो हम पढ़ेंगे वो कैसे बचते हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या बात करें, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्या था कि उन्होंने क्या किया, एक सैम्पल इज़ क्रिएटेड फ्रॉम अमॉन्ग्स द फर्म्स इन द इकॉनमी फ्रॉम विच आउटपुट डाटा इज़ कलेक्टेड। तो यहाँ पे मान लो MCA21 की वेबसाइट, वहाँ पे हमने जितनी भी फर्म्स रजिस्टर थी उन सब का डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। तो अब ये डाटा हमारे पास है, तो ये हमारे पास सैम्पल साइज़ है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब सेकंड में हम क्या करते हैं, फ्रॉम द सैम्पल आउटपुट, जो हमने सैम्पल लिया था अभी ऊपर, इन्फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज़ कैलकुलेटेड। तो हम पहले आउटपुट कैलकुलेट करते हैं कि इनका कितना कैलकुलेट हो रहा है, जितनी फर्म्स वहाँ पे रजिस्टर्ड है। फ्रॉम दिस वैल्यू आउटपुट ऑफ द अदर फर्म्स विच आर नॉट इन द सैम्पल इज एस्टिमेटेड। अब मान लो कि बहुत सारी फर्म्स हमें पता है जो इसमें नहीं है, तो उनका कैलकुलेट करने के लिए यहीं से एस्टिमेट लिया जाता है। मतलब जो एस्टिमेट लेंगे वो इसको बेस मान के लेंगे, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स मल्टीपल अजम्पशंस एंड देयरफॉर इज सब्जेक्टिव इन नेचर। अब यहाँ पे हमने बहुत सारी अजम्पशंस लेके चलते हैं, उस अजम्पशन की वजह से ही ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, मतलब ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद फोर्थ में हम क्या करते हैं, ये जो अजम्पशंस हैं जिसके हम एक्स्ट्रापोलेशन कर रहे हैं, ठीक है, कम्बिनेशन हैव टू बी जस्टिफाइबल एंड रीजनेबल। अब जो भी हम, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से आप अजम्पशन से तो कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है, उनमें स्लाइट चेंज अगर होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी या तो ओवर या अंडर एस्टिमेशन हो जाएगी हमारे जो GDP है। तो इसलिए जो भी अजम्पशंस होंगे उनका ध्यान रख के, ऐसा नहीं कि कुछ भी अजम्पशंस है तो मान के चलेंगे, ठीक है। अब अजम्पशंस का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं ऊपर भी बात की हमने अजम्पशंस की, तो अजम्पशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लो कोई कंपनी थी, जैसे ये वाली हमारी सैम्पल साइज़ में थी जिसका हमने डाटा निकाला हुआ है, इसका जो रेवेन्यू था और एक और कंपनी जो रजिस्टर्ड नहीं थी उसका रेवेन्यू अगर सेम है, तो अजम्पशन ये है कि इनका अगर रेवेन्यू सेम आ रहा है तो इसका मतलब इनका जो आउटपुट होगा हमारे पास वो भी सेम होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, तो ये अजम्पशंस हैं कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बाईपास कर दें अजम्पशंस को। तो ये चीज़ें याद रखनी, ठीक है। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द अजम्पशन एंड द सैम्पल में चेंजेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम के साथ हो सकता है हमारा एस्टिमेशन का प्रोसेस जो है वो चेंज हो रहा हो। अब जैसे जैसे मतलब मेथडोलॉजी चेंज होती है, ठीक है, तो हमारे लिए कंपैरिजन करना GDP का वो भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मतलब जो मेथडोलॉजी चेंज, जैसे मान लो 2015 में और 2017 में जब GDP कैलकुलेट की गई, तो मान लो ये मेथड इसका M1 था और इसका M2 था, तो मेथडोलॉजी तो चेंज हुई है। तो इस वजह से अब होगा क्या कि अजम्पशंस भी चेंज होगी, ठीक है, मतलब अजम्पशंस में भी चेंज आएंगे। तो अब होगा क्या कि जैसे मतलब टाइम के साथ क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, हम GDP को रीएस्टिमेट करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के लिए भी, क्योंकि हमें कंपेयर करना होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे मेथड M1 यूज़ किया था, यहाँ पे M2, यहाँ की GDP और यहाँ की GDP में डिफरेंस आएगा क्योंकि यहाँ के अजम्पशंस अलग अलग होंगे। तो हम कंपेयर करने के लिए सेम मेथड से 2015 का भी निकालेंगे, फिर आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस मतलब इस कंसेप्ट को कि जैसे मान लो 2023 में हम GDP जिस मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं उससे हमने 2022 में नहीं किया था। 2022 में हमारा मेथड अलग था GDP के कैलकुलेशन का, तो लेकिन वहाँ पे GDP की वैल्यू मान लो 100 आई थी और यहाँ पे हमारी 120 आई है। तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी GDP इंक्रीज़ हुई? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का मेथड अलग था। अब अगर हमें मेथड सेम करना है, मतलब हमें ये कंपेयर करना है कि वाकई GDP में कुछ इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, क्या चक्कर है, तो उसके लिए मुझे 2022 में भी वही मेथड लगा के चेक करना पड़ेगा जो मैं 2023 में यूज़ कर रहा हूँ। इसे हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग ऑफ GDP डाटा। क्या बोलते हैं?
बैक ट्रैकिंग ऑफ जीडीपी डाटा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, चेंजेस इन द जीडीपी मेजरमेंट आर कंटिन्यूस एट द सेम टाइम व्हेन द मेथडोलॉजी चेंजेस कंपैरिजन ऑफ द जीडीपी बिकम डिफिकल्ट। तो मुश्किल होगा बिकॉज चेंजेस इन द मेथडोलॉजी मे बी रिजल्ट ऑफ चेंज assumptions which become necessary due to changing structure of economy. In such situation GDP is re-estimated for previous year using the new methodology. This is called backtracking of GDP data. अब समझ आया आपको ये क्या मतलब था मेरा कहने का। अब हम देखते हैं जीडीपी की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। जीडीपी के थ्रू मतलब जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जैसे इस साल का हम निकाल रहे हैं, तो इसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो पहला लिमिटेशन इसमें आता है इंक्रीज थ्रू द टैक्सेस। अब देखो जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा तो जीडीपी तो बढ़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ हो रही है, तो ये इसकी लिमिटेशन में आ गया। कहने का मतलब मेरा क्या है कि जैसे मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया, जीडीपी तो बढ़ जाएगी, तो क्या इसका मतलब ये कि ग्रोथ हो रही है, तो मतलब पॉजिटिव मतलब तो नहीं है ना इसका। तो इसलिए जैसे मतलब इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है थ्रू टैक्सेस, ये इसकी लिमिटेशन है जीडीपी की। ऐसे ही सब्सिडीज़ रिड्यूस करेंगे तब भी जीडीपी इंक्रीज़ हो जाएगा। इन्फ्लेशन के बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन के बढ़ने से भी जीडीपी इंक्रीज़ करेगा। ऐसे इसका दूसरा लिमिटेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटपुट, ठीक है, या इनकम, नो मेजर ऑफ इनइक्वालिटी। अब देखो ये एक्चुअली होता है क्या ना कि जीडीपी से हम सिर्फ एक क्वांटिटी मेज़र करते हैं, क्वालिटेटिव मेज़रमेंट नहीं की जा सकती। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि कितना आउटपुट निकल रहा है, हम ये नहीं बता सकते थे उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। और उसका जो आउटपुट है, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका जो आउटपुट निकल रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे जा रहा है, वो सिर्फ अमीरों में ही तकसीम हो रहा है या फिर वो पुअर लोगों में भी जा रहा है। तो हम इनइक्वालिटी का मेज़र नहीं कर सकते जीडीपी के थ्रू, तो ये इसकी लिमिटेशन आ गई। ऐसे इसकी लिमिटेशन है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का हम डाटा नहीं इकट्ठा कर सकते। इसमें तो सिर्फ वही चीज़ें जो मॉनेटरी एक्सचेंजेस होंगी उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये इनको हम इंक्लूड नहीं कर सकते नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को। उसके बाद इन डिफरेंस टू द एक्सटर्नलिटीज़, बिल्कुल बाहर की चीज़ों से, ठीक है, मतलब मान लो कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उससे जीडीपी पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, ठीक है, उसको वो डिफरेंस नहीं है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। अब हमें पता है हमारे इंडिया में तो मैक्सिमम है ही इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है। अब इनफॉर्मल सेक्टर आपको पता है रजिस्टर करेगा नहीं, रजिस्टर नहीं करेगा तो उनका जीडीपी में हम उसकी कैलकुलेशन करते ही नहीं, उसका एस्टिमेशन आता ही नहीं है, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर का ये भी बहुत बड़ा मसला है, ये भी लिमिटेशन है इसकी कि इनफॉर्मल सेक्टर को ये कैलकुलेट नहीं करता। उसके बाद इसकी वजह से ब्लैक मार्केट, जैसे मान लो ब्लैक मार्केट है तो ये भी इसकी जीडीपी की लिमिटेशन में ही आता है, ब्लैक मार्केटिंग। उसके बाद डिस्क्रिपेंसी इन डाटा एंड मेथोडोलॉजी। अब देखो टाइम के साथ अगर डाटा, क्योंकि डाटा ऊपर नीचे हो जाता है इसका, तो उसकी वजह से जीडीपी कैलकुलेशन ऊपर से नीचे कहाँ तक जाती है, तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं। अब इसके अल्टरनेट्स क्या हैं, देखें अल्टरनेट्स की अगर बात करें ना, तो एक होता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। ये तो हम कर रहे हैं जीडीपी के थ्रू, ठीक है, क्वांटिटी तो मेजर कर ही रहे हैं। मेन चीज़ ये है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मिस हो रहा है, ठीक है, जीडीपी में मेन चीज़ यही है। तो क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि हम आउटपुट की क्वालिटी कैसी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रही है, ठीक है, वो चीज़ इसमें कवर नहीं कर सकते जीडीपी की कैलकुलेशन में। तो इसीलिए प्रपोज किया जाता है कि अब इसकी मतलब क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम HDI मेज़र कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इसी में फिर एक कंसेप्ट आता है IHDI, मतलब इनइक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, या इसे हम बोलते हैं मतलब अब ऐसे, हाँ, ये एक्चुअली करता क्या है कि मतलब अलग अलग लेवल्स पे, मतलब इनकम के लेवल्स के बेसिस के ऊपर बताएगा कि मतलब इनइक्वालिटी जो है वो कैसे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब मतलब विद रिस्पेक्ट टू जेंडर स्पेसिफिक की बात करें तो वो नहीं बताता है कि कितने जेंडर को कितना, मतलब जीडीपी कहाँ कहाँ से आ रही है हमारी। तो मतलब सिंपल हमें हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस ही आता है एक किस्म से जीडीपी में, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए था, जैसे HDI, ठीक है, वो लोगों का पता होना चाहिए कि कितनी इनकम कहाँ जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी क्वालिटी कितनी है, ठीक है, ताकि इस एस्पेक्ट के ऊपर भी बात की जाए। उसके बाद इसी में आता है कंसेप्ट जिसे हम ग्रीन जीडीपी भी बोलते हैं। तो अब तो बात ये हो रही है कि हम इन एस्पेक्ट्स को भी उठा के जीडीपी की कैलकुलेशन में डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ताकि जीडीपी मतलब इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। लेकिन माना कि इसकी बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉलोड और बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड मेज़र जो है इकानमी में, वो हमारे पास क्या है, जीडीपी के थ्रू ही है, ठीक है।
मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा ओवरऑल इसमें है क्या है हमारे पास। एक तो हमने मतलब जीडीपी की देखी कि जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हर एक टॉपिक को गहराई से समझाने की कोशिश की है मैंने, इसलिए टाइम भी ज़्यादा लग गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।